Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. It's really nice to see you all again for the third session of the scholarship guidance series organized by Ashray UT Lahore. On behalf of our society, I am happy to welcome each one of you. Today we have with us Mr. Haris Shah. He is a proud graduate of UT Lahore from the 2018 to 2022 batch and is now doing his master in fire safety engineering under the prestigious Erasmus Mundus program, one of the most competitive and well-known programs in the world. In this session, Haris will be guiding us on two very important things for anyone applying to scholarships or universities: how to make an effective CV and how to write a strong and convincing letter of motivation. These are the skills that can really make your application stand out. We are grateful that despite his busy schedule, he is here with us to share his experience and advice. So, without any delay, let's begin and hear from our speaker, Mr. Haris Shah. Haris, you can start now. Thank you, Aaron. Thank you, Zan. Let me share my screen. Screen visible है Zan मेरी? Yes, visible है. तो स्टार्ट करते हैं यार. तो वैसे ही बेसिकली फॉर्मेट वही होगा जैसे जो लास्ट सेशंस में रहा है. कुछ चीज़ें बताएंगे और उसके बाद वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन और ट्राई करेंगे. द फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि यार क्वेश्चंस पूछें और ट्राई नॉट टू शाय कि यार अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है उर्दू में. उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है तो उसको इंग्लिश उर्दू के चक्कर में आपका क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए. और अगर बहुत ज़्यादा कोई शर्माने का मसला है तो फिर यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. तो वहाँ से देख के एंड पे कर लेंगे और साथ साथ भी टाइप करते रहें. तो क्योंकि इसमें दो पोर्शन है बेसिकली LOM और CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन और CV प्रिपरेशन. तो उसका देखते हैं कि आपने उसको कैसे लेके चलना है. तो स्टार्टिंग विद ये वैसे ही जर्नल स्कोप जो है हमें पता है कि 2 सेशंस ऑलरेडी आगे हो चुके हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड सेशन. तो इसमें हम लेटर ऑफ मोटिवेशन और CV को देखें. तो अगर मैं थोड़ी सी अपने बारे में बात करूँ, अभी जैन ने बताया तो है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2018 से 22 फ्रॉम UT लाहौर. और उसके बाद आई गॉट जॉब इन फातिमा फर्टिलाइज़र एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years. और मैंने वहाँ शिकूरा प्लांट पे एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड देन एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर 2 साल वहाँ काम किया. एंड मीनवाइल आई आल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर एरास्मस और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. एंड देन आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट इनटू फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग. बहुत सारे लोगों के लिए शायद इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू प्रोग्राम, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू ही था. बट हमारे एक सीनियर गए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि आपने ये प्रोग्राम भी है. और देन आई जस्ट सर्च अबाउट इट. और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ रियली गुड प्रोग्राम. नॉट कि इसमें मैं पढ़ रहा हूँ इस वजह से नहीं, बल्कि अगर आप इसकी देखेंगे तो अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ तो आपने EMship की भी देखी होगी मोबिलिटी. और इसमें मोबिलिटी में सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब भी आपका एडमिशन होता है तो ईदर गो टू गेंट यूनिवर्सिटी और यू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा. अब ये दोनों यूनिवर्सिटी टॉप 150 रैंकिंग में. एंड देन योर सेकंड सेमेस्टर इज़ इन स्वीडन इन लुंड यूनिवर्सिटी. एंड आफ्टर दैट फिर आप UPC बार्सिलोना में जाते हैं. और फोर्थ सेमेस्टर आपका थीसिस का होता है जो कि आपका US भी हो सकता है, यानी आप US भी जा सकते हैं और इन सब पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में. तो द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि इसकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत अच्छी है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैटर करती है. और उसके अलावा रैंकिंग के अलावा ये है कि फील्ड बहुत प्रैक्टिकल है. तो खैर ये तो थोड़ा सा फील्ड के बारे में है और इट्स अ बिट ऑफ द टॉपिक, बट मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है शेयर करना. और इस वेबसाइट का लिंक मैंने ऐड किया हुआ प्रोग्राम की वेबसाइट का. तो वंस जिस सेशन एंड होता है तो जैसे पहले सेशंस की स्लाइड मिल गई हैं आपको ये भी मिल जाएंगी. तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक और इट्स रियली इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. बाकी अगर हम आज के एजेंडा के बारे में बात करें तो हम इन 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे. सबसे पहले कि आपने अपना LOM कैसे लिखना है. सेकंड, आपको थोड़ा से मैं अपने पर्सनल सैम्पल LOMs जो मैंने प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था वो दिखाएंगे. और फिर CV कैसे करनी है. देन अगेन फ्यू सैम्पल CVs देखेंगे, डूज डोंट्स क्या है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है. एंड देन एट द एंड देयर विल बी अ Q&A सेशन.
तो सबसे पहले बात करें लेटर ऑफ मोटिवेशन पे, तो LOM या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन और इसका ही एक सेम में टर्म यूज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। तो मोर और लेस दोनों सेम ही है। अक्सर आप जब भी प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल ईदर सी लेटर ऑफ मोटिवेशन और यू विल सी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो दोनों चीज़ें मोर और लेस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके लाइन ही करती हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड लाइक कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग के यार क्या डिफरेंस है, मगर अगर डीप डाउन देखें तो बेसिकली वो दोनों यही पूछ रहे होते हैं, पर्पस और मोटिवेशन आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने का क्या है। तो इस लेटर मोटिवेशन में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है अगर आप हेडिंग्स देखें तो द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू डेवलप अ स्टोरी टू कन्विंस द रिव्यूअर के यार यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। आपने स्टोरी डेवलप करनी है, ये नहीं आपने इस डॉक्यूमेंट को एज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग देखना है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोरी टेलिंग डजंट मीन कि यार यू शुड राइट क्लीशे थिंग्स, यानी आपने वो स्टोरी बतानी है दैट शुड बी क्रेडिबल और दैट शुड बी इजी टू फॉलो और दैट शुड बी वेरी इजी टू बिलीव। यानी आपने क्लीशे स्टोरीज नहीं बतानी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अपने लिख देते हैं कि आई हैड अ ड्रीम वन नाइट अप्लाइंग फॉर XYZ प्रोग्राम एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। दिस इज टोटली रबिश। आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी, ना ही लिखना है कि जी हारिस जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही टाइटल पेज पे। टाइटल पेज पे ही है। यस अच्छा नाउ दे आर विजिबल। एक मिनट मैं ज़रा दोबारा शेयर करता हूँ, सॉरी यार। देखना अब हो रहा है मूव? नहीं, टाइटल पेज पे ही है। टाइटल पेज पे ही है, एक मिनट ज़रा मैं दोबारा शेयर करता हूँ, रुक जाओ। अब देखना ज़रा, यस अभी मूव हो रही हैं। हो रही है? देख Yes. लीजिएगा आप लोग। हाँ हम यहाँ थे सबसे पहले। तो ये है कि मैं ये बता रहा था कि आपने इस डॉक्यूमेंट में अपनी स्टोरी बतानी है कि आपने रिव्यूअर को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा है, आपने उसको ये यकीन दिलाना है कि यार यस यू आर द बेस्ट एंड आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो उसमें आपने स्टोरीज बतानी है और स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि वो पढ़े तो अच्छा स्टार्ट, उसका थीम है भी हम देखेंगे भी उसका नेक्स्ट स्लाइड में। आपने बताना शुरू करना है अच्छा मेरा ये गोल है, अभी तक मैंने ये किया, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने इस पे कोर्सेज किए एंड देन आई रियलाइज कि यार अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और करने वाली हैं, पर फिर मैंने प्रोग्राम सर्च किए और पाकिस्तान में कोई नहीं करता, बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। यानी स्टोरी शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू फॉलो और इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग वेरी हार्ड टू बिलीव। जैसे मैंने अभी बताया कि अक्सर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं और ऐसे ही उसमें होता है कि यार अच्छा मेरा ये व्हेन सिंस आई वाज चाइल्ड आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। ये बहुत वो है, यानी फर्स्ट सेंटेंस ही आपका बता देता है कि आप के आगे पूरी स्टेटमेंट कैसी होगी। और बहुत सारे इवन के मेरे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, आई वंस हैड अ चैट विद हिम, तो उन्होंने बताया कि हम फर्स्ट पैराग्राफ को देख के ही बता देते हैं कि अगला यानी आगे पढ़ना भी है नहीं, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम यू इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपने उसको सिंपल रखना है, इजी टू फॉलो। और इसकी अक्सर ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के भी जहन में हो कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, 1 पेज 2 पेज, ये डिबेटेबल है, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 2 पेजेस आर मोर देन इनफ। और बट ऑलवेज गो टू द प्रोग्राम वेबसाइट और वहाँ जाके चेक करें कि यार कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, क्योंकि अक्सर इन्फॉर्मेशन दी होती है लाइक टू द वन प्रोग्राम अप्लाइड, उसमें था कि आपने मैक्सिमम 1 पेज लिखना है, किसी में वर्ड्स की लिमिट दी होती है। तो व्हेनेवर देयर इज एनी इन्फॉर्मेशन जस्ट ट्राई टू स्टिक विद दैट। अगर आपके 1 पेज है तो यू शुड ऑलवेज सबमिट 1 पेज, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स के एल्गोरिथम्स होते हैं देन दे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे। तो हमेशा जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं ऑलवेज ट्राई टू स्टिक विद दैट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि आपका हर पैराग्राफ एक नई थीम के साथ शुरू होना चाहिए, बट देयर मस्ट बी कोहेशन, यानी कनेक्टेड होने चाहिए। अभी वो क्या चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं थोड़ा सा करके, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बट ये चीज़ें आपसे LOM में एक्सपेक्टेड है, यानी स्टोरी आपने लिखनी है, देन यू शुड कीप इट सिंपल एंड देन ट्राई टू स्टिक विद गाइडलाइंस। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो मैक्सिमम 2 पेजेस मोर देन एनफ। बट ये बड़ी बहुत डिबेटेबल और सब्जेक्टिव से बात है। अगर आप किसी और से पूछेंगे तो somebody would say 1 page, somebody would say 2 pages, बट 2 पेजेस इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर इतना टाइम नहीं है किसी के पास पढ़ने के लिए। और की एलिमेंट्स आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है, सबसे पहले जैसे मैंने अभी बात की, पर इसको दोबारा यहाँ टच करते हैं कि यार
आपने अपना ओपनिंग पैराग्राफ शुड बी वेरी कैची, और आपका ओपनिंग पैराग्राफ कैची के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी कोई ऐसी बात लिख रहे हैं जो बहुत हार्ड टू बिलीव है, या बहुत फैंसी स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत मुश्किल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग पैराग्राफ बहुत सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके इस पे वाई आर यू अप्लाइंग, क्या आपकी मोटिवेशन है और क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है कि आपने फोकस करना है अपनी मोटिवेशन पे, नॉट इन रिपीटिंग थिंग्स जो कि आपने सीवी में लिख दी हैं। जैसे अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे आपने अगर सीवी में एक प्रोजेक्ट ऐड किया है कि आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई हैड फॉलोइंग रिजल्ट्स, तो आपने उसको दोबारा रिपीट नहीं करना अपने मोटिवेशन लेटर में। मोटिवेशन लेटर में आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड देन आई got to know more about this field and then I started exploring this field। यानी डिफरेंस है, आपने सीवी को रिपीट नहीं करना। और ये वो सारी चीज़ें जो कि मैं खुद करता रहा हूँ बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन दिस फील्ड, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। तो आपने अपनी सीवी में प्रोजेक्ट्स को रिपीट नहीं करना। अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं तो यू डोंट नीड टू ऐड दोज रिसर्च पेपर्स के मैंने ये पब्लिश किया। हाँ, आपने उसका रेफरेंस देना है कि यार व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट देन आई पब्लिश्ड माय वर्क इन टॉप नॉच जर्नल्स। और फिर मैंने, यानी आपने हर चीज़ बतानी है कि मेरी मोटिवेशन इससे लिंक्ड है और जो मैंने काम किया दैट इज़ हेल्पिंग मी आउट इन दिस फील्ड, कि मैं फर्दर परस्यू करूँ अपनी। और फिर आपने, जैसे मैंने बताया, आपने अपनी जर्नी बतानी है कि इस फील्ड में कौन सी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जब मैंने फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, देन आई रोट के यार मैंने प्रोसेस इंडस्ट्री में काम किया एंड देन क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, एंड देन आई वर्क ऑन देन आई वंस देयर वाज एन इंसिडेंट। और फिर मैंने देखा कि यार अच्छा ये इंसिडेंट क्यों हुआ। अगर मैंने ग्लोबली देखूँ तो हमारे यहाँ बहुत सिस्टम्स लैग करते हैं। एंड देन आई further worked on this। मैंने फिर अपना एक प्रोजेक्ट किया एंड देन आई डिड सम एडिशनल कोर्सेज। और उसके बाद मैंने फिर फर्दर, अब मैंने इस पॉइंट पे आके खड़ा हूँ कि मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में तो कोई भी ये इंस्टीट्यूट ये एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं करता, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारे यहाँ हर साल कितनी ज़्यादा एसेट लॉस हो रहा है, ज़िंदगियाँ जा रही हैं। तो यू नीड टू गिव अस अ बिट इमोशनल टच एज वेल। और फिर आपने उसको शो करना है एट द एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और फिर आपने उसी में अपना बताना है कि आपके इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंसेस, कोर्सेज, यानी आपने अभी तक उस फील्ड में क्या किया है और आप क्या करना चाहते हो और वो प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा। उसी से नेक्स्ट पॉइंट लिंक है कि आप ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो आपने बताना है कि अच्छा अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो आई वांटेड टू ब्रिंग बैक होम एक्सपीरियंस। मैं यहाँ अपनी इस फील्ड को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, हर साल इतने $1 मिलियन का लॉस हो रहा है और इतनी जाने जा रही हैं, मगर फिर भी इस पर कोई बॉदर नहीं कर रहा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, तो लाइक इश्यूज यू नीड टू हाईलाइट इश्यूज लाइक दिस। और फिर उसके बाद आप अपने प्लान्स अपने ग्रेजुएशन के बाद, यानी ये वो थीम्स हैं जो कि आपने लेके चलना है। एक एसओपी आमतौर पे इसी पे होती है, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अपना गोल हाईलाइट करना है, फिर आपने बताना है कि आपने अभी तक क्या क्या किया, फिर आपने बताना है कि गैप क्या है और आपको इस प्रोग्राम की क्यों ज़रूरत है, हाउ दिस प्रोग्राम कुड हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल है। फिर आपने बताना है कि इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी तो मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहता हूँ और कैसे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थीम। और अगर आप हर एक पैराग्राफ एक थीम पे बिल्ड करें तो आपकी एसओपी ऑटोमेटिकली लेटर मोटिवेशन बिल्ड हो जाए। तो अभी हम उसको देखते हैं, कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स भी कुछ देखते हैं। मैं ज़रा अभी तक चार्ट में चलो क्वेश्चन आंसर इसको हम एंड पे थोड़ा सा देखते हैं, एक सेक्शन के बाद तो देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये भी मैंने कुछ एक सामने सैम्पल एलओएम ऐड किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, बट आप ये समझ लें कि एक स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर रहा है, उसने अपना मास्टर्स करना है थर्मल पावर सिस्टम्स में, और वो उसका इंटरेस्ट है ऑटोमोटिव, यानी जो इंजन हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। तो इसमें उसके लिए उसका ये फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू जस्ट गिव इट अ रीड इन 1-2 मिनट्स। और फिर इस पे बात करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उसने ओपनिंग कैसे की है और उसने क्या, कहीं उसकी मोटिवेशन नज़र आ रही है या क्या सीन है। इसको आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू जस्ट गिव इट अ रीड, टेक 1-2 मिनट्स।
हाँ, उम्मीद है सबने पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कोई क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पर्सनली एनालाइज करूँ, ऑब्वियसली दिस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव। अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो मैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ूंगा, जो रिव्यूअर है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ेगा, तो क्या एक्सपेक्टेड है। बट इसमें जो मुझे एक चीज़ लैक कर रही है वो ये लग रहा है कि इसमें कहीं भी मोटिवेशन का जिक्र नहीं है। हाँ, बट दिस कुड बी अ वेरी गुड रिसर्च स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली जब भी आप PhDs वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, तो whenever you read like research statement from PhD students, क्योंकि जब भी PhD students अपनी PhD के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में होते हैं तो they need to write research statements, जो कि उन्होंने एडमिशन फंडिंग सिक्योर करने के लिए करनी होती है। तो उन्होंने रिसर्च स्टेटमेंट का आमतौर पर ये थीम होता है कि आपने अपने जो ओपनिंग पैराग्राफ होते हैं उसमें आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस इस्टेब्लिश करने होते हैं। जैसे अगर आप लास्ट में देखें तो उसने बताया हुआ है विच सस्टेनेबल फ्यूल्स आर एप्ट फॉर करंट इंजन्स, व्हाट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन एग्जिस्टिंग इंजन्स टू सर्व द पर्पस, कुड सस्टेनेबल फ्यूल एवर मेट द इंक्रीजिंग डिमांड। तो बेसिकली दीज आर रिसर्च क्वेश्चन। और अगर आप इसका सैम्पल LOM का नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, या अगर आपको नहीं भी पता तो यू शुड एक्सपेक्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। यानी अगर मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ तो मैं ये लिखूंगा कि दीज आर द ओपन एरियाज, और मैंने इसमें क्वेश्चन ये ओपन रिसर्च क्वेश्चंस हैं दैट आई वांट टू वर्क और दैट आई वांट टू एड्रेस। तो अगर हम LOM के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओपनिंग स्टेटमेंट इट्स अ वेरी बिगर कॉन्टेक्स्ट, और उसमें कहीं भी उसने अपनी मोटिवेशन की बात नहीं की। तो इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक बंदा जो कि देख रहा है कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम और व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, तो उसका वो पर्पस लूज हो जाता है और माइट भी पॉसिबल है कि वो इसको आगे ना पढ़े। तो दिस इज जस्ट द पर्पस टू शो कि यार आपकी कितनी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने ठीक है एक अच्छी रिसर्च स्टेटमेंट हो सकती है, बट एक लेटर मोटिवेशन नहीं हो सकता। लेटर मोटिवेशन की पहली लाइन में या दूसरी तीसरी लाइन में आपको ये पता चल जाना चाहिए जो पढ़ रहा है कि ये बंदा क्यों अप्लाई कर रहा है, व्हाट इज हिज मोटिवेशन। चाहे वो एक इंसिडेंट है, चाहे वो एक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो पर्सनल एफिलिएशन है, ईदर यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री और इट कुड बी लाइक एनीथिंग। अब हम एक दूसरा LOM देखते हैं, एन एवरेज वन दैट वाज बिलो एवरेज टू मी। ऑब्वियसली बात है अगर एक रिव्यूअर है या कोई और बंदा है तो उसके लिए हो सकता है। एंड देन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव इट अ रीड। ये एक ओपनिंग पैराग्राफ है जो कि आप ऐसे समझ लें कि प्रोग्राम से रिलेटेड है, दैट इज़ रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कुछ ऐसे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो दिस इज ओपनिंग पैराग्राफ, इट्स जस्ट 5 लाइन्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको भी 2 मिनट पढ़ें, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, खासतौर पे इट्स ह्यूमन साइकी के जो चीज़ हाईलाइटेड होती है हमेशा पहला फोकस उस पर जाता है। तो पहली लाइंस मैंने इंटेंशनली हाईलाइट नहीं की। तो बेसिकली ये एक ओपनिंग पैराग्राफ है जिसमें 5 लाइंस हैं, और इस लाइन अगर आप इसको गौर करेंगे तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर अबाउट चैलेंजेस। ठीक है, आपने चैलेंजिंग बताया जो कि बहुत रियलिस्टिक है। ठीक है, आपने अपनी कंट्री से बताया, लाजमी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे बिल्ड करें, इट कुड बी एनीथिंग। लाइक आप कह सकते हो कि यार दुनिया इसमें इतनी आगे चली गई है, बट फॉर इंस्टेंस यू आर अप्लाइंग फॉर एन AI प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप बता सकते हो विद रिसेंट एडवांसमेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लर्निंग LLM मॉडल्स। तो बट इसमें ये चीज़ है जो कि अभी भी गैप है, जो आपको लगता है आप उस पर काम कर सकते हो। तो बट यहाँ जिसने भी लिखा है उसने ये लिखा है कि यार पाकिस्तान में बहुत से एनर्जी स्कार्सिटी की है, एनवायरमेंटल के मसले मसाइल हैं, और कंट्री के 2/3 पेट्रोलियम रिजर्व कंज्यूम हो चुके हैं, और रैंक 3rd ऑन द लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ वर्स्ट एयर क्वालिटी। बेसिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से प्रोग्राम रिलेटेड था, तो उसने अपने मुल्क के चैलेंजेस हाईलाइट किए कि ये चैलेंजेस, एंड यू कैन सी के पहली 2 लाइन्स में उसने सारा सम अप कर दिया। एनवायरनमेंट का भी बता दिया, इकोनॉमिक चैलेंजेस बता दिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स का बता दिया, और एयर क्वालिटी का भी बता दिया। तो ये नहीं, दिस इज़ अ वेरी बिगर स्कोप। ठीक है, इस बिगर स्कोप में उसने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी। एंड देन जो मैंने लाइन्स हाईलाइट की हैं उसमें ये लिखा है कि इन सारे, क्योंकि अगर ये मसले मसाइल रहे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। यानी ऑब्वियसली पॉसिबल है कि इन द कमिंग ईयर्स देयर कुड बी अ टोटल लाइक वाइप आउट, क्योंकि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स डैमेज हो रहा है, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, आपके रिजर्व्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर माइट भी पॉसिबल है कि आप खाने पीने के मसले मसाइल पड़ जाएँ। तो इस वजह से इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट
से आने वाली नस्लों को बचाने के लिए मैं इन पे काम करना चाहता हूँ, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इट्स अ वेरी लाइक आप देख सकते हैं अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें जिसमें 1 2 3 6 और ऑलमोस्ट 9 लाइन्स हैं जिसमें कहीं भी मोटिवेशन का जिक्र नहीं है, और इस स्टेटमेंट को जहाँ 5 लाइन्स हैं और बड़ी ब्रीफली इश्यूज भी एड्रेस हो गए और उसका सोल्यूशन भी एड्रेस हो गया। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एवरेज, लाइक आई वुड से इट्स एन एवरेज वन, बट आई थिंक सो इट्स मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए ऐड किया है कि बिलो एवरेज एंड देन एवरेज, बट आई थिंक सो दिस इज रियली अ सॉलिड वन, क्योंकि अगर आप खुद भी पढ़ेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जो बेसिकली पर्पस इज कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक, दैट इज अ गुड वन, दैट इज एक्चुअली वन फ्रॉम वन ऑफ माय कोलीग्स जो कि IMFSE में ही है, ही इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू शेयर हिज LOM, और इस पे भी बात करते हैं अभी बाद में। इसमें देखें अगर हम इसकी अच्छी चीज़ें देखें तो क्लियर मेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन देम, यानी सबसे देखें लेटर मोटिवेशन है कि व्हाट व्हाई यू वांट टू बी इन दिस प्रोग्राम, तो उसके लिए आपकी वाई बहुत क्लियर होनी चाहिए, मोटिवेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट में जब मोटिवेशन मिल जाएगी तो फिर अगला बंदा आगे पढ़ता है कि यार अच्छा चलो ये कैसे काम करना चाहता है, आप में भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब हम देखते हैं अ थर्ड LOM, तो ये बेसिकली मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ें, जस्ट गिव इट अ रीड, और व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग देन आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट हो जाएगा कि यार अच्छा the first line is very catchy, so just take 1 to 2 minutes and then we will proceed. आई होप सो बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ लिया है, तो बिकॉज आई एम इन काइंड ऑफ अ स्लो रीडर, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबने पढ़ लिया होगा। अगर इस पर बात करें तो इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं कि आप अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें तो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम सर्च फॉर मोस्ट टेरेबल फैक्ट्री फायर्स एंड यू विल कम अक्रॉस 2012 फायर इंसिडेंट एट टेक्सटाइल फैक्ट्री इन कराची पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बंदे को याद है बल्दिया फैक्ट्री फायर का। तो बेसिकली देखें, आपने अगर किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं देन यू कैन रिलेट इट टू समथिंग इन अ वेरी बिगर कॉज। ठीक है, अभी ये जिस बंदे ने भी पर्सन स्टेट रखे उसका अपना कोई बल्दिया फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो पर्सनली उसमें इन्वॉल्व था। और ट्राई नॉट टू राइट समथिंग कि आपको यकीन हो, जैसे आप ये नहीं कहना कि आई एम अ विक्टिम। हो सकता है, सही सी बात है, कोई ऐसा हमारे बैच में, जब अभी हम मेरे बैच में एक ऐसी लड़की है उस ग्रैंडफादर लॉस्ट हिज लाइफ इन क्या एक फायर इंसिडेंट में, तो उसने उसको बेस बना के बताया था कि हम अच्छा मुझे उसमें मोटिवेशन है, मैं उसकी चीज़ें अभी भी वैसी चीज़ें और अभी भी वैसे ही मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो यानी आप ऐसे किसी भी इंसिडेंट को लिख सकते हैं, दैट इज़ क्रेडिबल। फिर उसने ये बताया कि इसमें 260 जिंदगियाँ चली गई, और उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद होना तो ये चाहिए कि डेवलप्ड नेशंस में वंस देयर इज एन इंसिडेंट देन लाइक you just change the whole system, but अभी भी 12 साल गुजरने के बाद ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं। हैफी सेंटर देख रहे हैं जो लोहार से उनको पता है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्मोक डिटेक्टर। तो फिर उसने जो मैंने रेड लाइंस नीचे बॉटम हाफ में हाईलाइट किया है उसमें ये है कि उसने बताया कि फायर सेफ्टी सिस्टम्स पाकिस्तान में काम नहीं, यानी अप टू द मार्क नहीं है। और फिर लास्ट स्टेटमेंट जो उसने बताया है कि इन इम्पैक्ट्स, अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, अगर ये थ्रेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आई वांटेड टू बिकम एन फायर सेफ्टी एक्सपर्ट एंड कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। यानी उसने बताया कि यार मैं इन थ्रेट्स से, यानी इनको ख़त्म करने के लिए मैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एंड अंडरलाइंग चैलेंजेस अफेक्टिंग पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई बिलीव दिस इज रियली सॉलिड स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी बहुत अट्रैक्टिव है, देन आपने चैलेंजेस एड्रेस किए, फिर आपने बड़ा स्मार्टली उसको बताया कि अभी भी 10 साल गुजर गए, अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, और अगर ये नहीं हुआ तो इसके बहुत सारे थ्रेट्स हैं, आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं,
बहुत सारे, हाँ इवन कि आप स्टार्ट्स भी कोट कर सकते हैं, एवरी ईयर XYZ नंबर ऑफ पीपल लूज लाइक डाई इन सर्टेन काइंड ऑफ फायर इंसिडेंट्स, और इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट ऐड कर सकते हैं। और एट द एंड आपने पंच लाइन देनी होती है कि इन थ्रेट से बचाने के लिए, इन थ्रेट्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट एंड आई वांटेड टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस फायर सेफ्टी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सैम्पल LOM। और अगर हम इसके बात करें तो आउटलाइन गोल ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव, और उसकी मोटिवेशन को फिर उसने एड्रेस किया है कि यार मैं इस मोटिवेशन के बेसिस पे इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ एंड आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट दिस फील्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कई दफ़ा अपने मुल्क को तो देखना ही है, बट यू ऑल्सो वांट टू हाईलाइट सम थिंग्स ऑन अ बिगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बिकॉज क्योंकि आपको स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ पे बैक करें in terms of job, in terms of knowledge, in terms of research papers, publications, anything. तो basically आपने साथ ये भी टच देना है कि यार I wanted to contribute something to the rest of the world। तो ये भी important है। हाँ ठीक है, आप अपने मुल्क की बेस बना सकते हैं, बट साथ आपने ये भी कहना है कि अपने ये पाकिस्तान के लिए तो करना चाहता हूँ, बट साथ दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद के टिप्स के बारे में बात करें तो हमारा फर्स्ट पोर्शन काइंड ऑफ आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश द LOM पोर्शन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपने जब भी अपना LOM लिखना है, जो जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, आपने हमेशा जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, बी इधर EMSHIP, बी इधर IMFSC और XYZ, एनी प्रोग्राम आपने जाना है और सर्च करना है प्रोग्राम का नाम, और यू विल फाइंड अ कपल ऑफ पीपल, सीनियर्स हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब तो और नहीं भी हैं तो ये नहीं, आप किसी भी जो कि रासमस का बंदा आप उससे पूछ लेंगे, तो बेसिकली यू कैन आस्क एनीबॉडी कि यार मुझे इस प्रोग्राम के में कोई जानने वाला है तो उसका लिंक शेयर कर दें। तो उससे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाने हैं और आपने उनको सेंड करने हैं, कंसिडरिंग कि आप उनको सर्टेन टाइम फ्रेम दें। ये नहीं है कि आपकी डेडलाइन आ जाए और आप उनको 2 घंटे पहले डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और फिर मैसेजेस करी जा रहे हैं कि हमारी डेडलाइन है, सबमिट करने हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं है। हमेशा किसी भी लाइक लाजमी नहीं है पाकिस्तानी हो, यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज टू एनीबॉडी ऑन लिंक्डइन के यार हमारे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, और बहुत सारे लोग कर देते हैं। ठीक है, बट ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल, तो डोमिनेट होने की कोशिश ना करें, और जस्ट आस्क फॉर के अगर आप फ्री हैं, आई नो अंडरस्टैंड कि आप बिजी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो उस पर टाइम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रेड में बोल्ड में हाईलाइट किया अपर केस अल्फ़ाबेट्स में, वो ये है कि नेवर एवर आस्क फॉर देयर डॉक्यूमेंट्स। किसी से भी आपने ये नहीं पूछना, ना आपने कहना है कि आप अपने काइंडली डॉक्यूमेंट शेयर कर दें इफ़ यू डोंट माइंड, ये भी नहीं कहना, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल। और ये अगर ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी बंदे को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर काइंड ऑफ आप अपना इमेज भी कंट्री का देख रहे हैं, तो यू शुड नेवर एवर आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आप उनसे ये कहें कि आप हमें सजेस्ट कर दें, वो हर बंदा हैप्पीली कर देता है, बट दीज आर वेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी किसी से, इवन के मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, बट obviously you cannot share these documents because these are highly personal। अब फिर बहुत सारे मसले मसाले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंपल कॉपी पेस्ट करके दे थिंक यार अच्छा अगर इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, एंड देन यू गेट लाइक प्लेजरिज्म इन योर डॉक्यूमेंट, और फिर आपका कंट्री का, और फिर यानी जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। और लास्ट बात, ये जो पहले भी मेरे ख्याल ताला ने भी इसको टच किया था, डोंट यूज़ ChatGPT और अदर LLM मॉडल्स फॉर योर LOM। स्क्रैच से लिखने की कोशिश ना करें। हाँ, यू कैन जस्ट यूज़ देम फॉर इम्प्रूविंग योर स्ट्रक्चर। आप 1-2 लाइन्स लिख सकते हैं और उसको लाइक ChatGPT यूज़ कर सकते हैं फर्दर रिफाइन करने के लिए, बट डोंट ट्राई टू राइट इट फ्रॉम स्क्रैच। और AI जनरेटेड टेक्स्ट इजीली आइडेंटिफाई, अगर मुझे आप 5 डॉक्यूमेंट्स देंगे, ऑब्वियसली आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि किसमें AI यूज़ किया, किसमें नहीं यूज़ किया। तो जस्ट ट्राई टू बी केयरफुल विद दिस थिंग ना। तो ये चीज़ बुरा नहीं है, क्योंकि अभी हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं दे इनकरेज स्टूडेंट्स यूजिंग AI, और हमारी रिपोर्ट्स में हम AI यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर रेफरेंसिंग। हाँ, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए हर बंदा इसको यूज़ करता है, बट यू शुड नॉट यूज़ इट फॉर लाइक स्क्रैच के यार अच्छा राइट लेटर मोटिवेशन फॉर दिस प्रोग्राम एंड देन यू कॉपी पेस्ट इट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि टोटली कहीं लिंक भी नहीं कर रही होंगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, अभी मेरे जहन में आया कि वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रेफरेंस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, अगर मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा सा नीचे करूँ और मैं आपको दिखाऊं, तो बेसिकली आपने जब भी किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, देन यू शुड गो टू द प्रोग्राम वेबसाइट। अगर मैं IMFSC की बात करूँ तो मैं IMFSC
अब अगर मैं एमएफएससी की बात करूँ तो आपने जाके सर्च करना है और हर प्रोग्राम की आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, दैट शुड बी द वेबसाइट। इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको मिल जाएगा कि आपने प्रोग्राम का कोर्स कंटेंट क्या है, प्रोग्राम की पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, प्रोग्राम में क्या एक्सपेक्टेड है, प्रोग्राम का गोल क्या है। अब जैसे जब मैंने अप्लाई किया था तो आई रिमेंबर कि मैंने ये वाला जो प्रोग्राम का गोल था ना, मैंने यहाँ से एक स्टेटमेंट उठाई थी और उसको पैराफ्रेज करके आई जस्ट पुट दैट इन माय सीवी। जैसे अगर आप देखें, अभी जो मैंने आपको लेटर मोटिवेशन दिखाया था उसने लिखा हुआ था ग्लोबल फायर सेफ्टी चैलेंजेस इन बिल्ट एनवायरनमेंट एंड बियॉन्ड। तो उस बंदे ने भी, जिसने ये अभी मैंने दिखाया, तो उसने भी ये लिखा हुआ है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू अंडरलाइंग चैलेंजेस अफेक्टिंग पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द पर्पस इज कि आपने प्रोग्राम की वेबसाइट को अच्छी तरह पढ़ना है 3 से 4 दफ़ा। यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कोर्सेज पता चल जाएंगे, आपने उस कोर्सेज के मुताबिक फिर आप जाके फर्दर कोर्सेज कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि अच्छा यार मैं थीसिस किस में करना चाहता हूँ, अगर अच्छा, क्योंकि फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इट्सेल्फ अ वेरी बिग एंड वास्ट फील्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि यार अच्छा इस फील्ड में आगे फर्दर मैंने किस एरिया को टारगेट करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैंने सॉफ्टवेयर साइड पे जाना है, मैंने एक्सपेरिमेंटल साइड पे जाना है, मैंने वाइडलैंड पे काम करना है, मैंने इस चीज़ में काम करना है, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम की वेबसाइट, ये आपने लाजमी देखनी है। उसके जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैं इधर जाऊँगा तो इधर अबाउट अस में मुझे एमएससी थीसिस भी मिल जाएंगे, आपने थीसिस पढ़ लेने हैं, अच्छा किस किस फील्ड पे क्या क्या काम हो रहा है। तो इसे काइंड ऑफ हर प्रोग्राम की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट से अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेबसाइट से अलाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी। आई थिंक सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक, मैंने कोशिश की है कि मैं एलओएम को ब्रीफ कर सकूं, बट अगर इसे एलओएम से रिलेटेड के क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा काइंड ऑफ टू वे इंटरेक्टिव हो जाएगा, वरना मैं ही बोल रहा हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट ओपन योर माइक। अच्छा हाँ, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि क्वेश्चन है फाक का कि सर क्वेश्चन इज 2025 ग्रेजुएट कैन गो फ्रॉम। हाँ यार, बेसिकली आप हर साल जो एप्लीकेशंस ओपन होती हैं वो ईयर एंड पे होती हैं। अगर आप 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप कि मई में ग्रेजुएट हो जाते हैं और देन एप्लीकेशंस ओपन इन सितंबर से लेके जनवरी फेब तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, ये नहीं इवन के हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्त हु गॉट द स्कॉलरशिप्स, जो कि उन्होंने अपनी डिग्री ख़त्म होने से पहले ही, यानी वो अपने फाइनल ईयर में थे, उन्होंने, आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से। तो ये आफाक, अगर आपने कुछ और यही क्वेश्चन था, अगर आपने पूछना तो पूछ लो माइक अनम्यूट करके, अगर आंसर हो गया तो इट्स ओके। जैसे स्लाइड विजिबल है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है शायद स्लाइड्स विजिबल नहीं है। यार जैन, ये जरा देखना माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा स्लाइड्स में। जैन ओके, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ देखना जरा ये माइक अनम्यूट और स्लाइड्स, या स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही थी? स्लाइड्स शो हो रही हैं, इनके शायद इंटरनेट का इशू होगा, इस वजह से नहीं हो हाँ रही। ठीक है। तो ये माइक का देखना, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है, अगर इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन। शो हो रही थी सर, ओके। Afaq, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी जो हूँ 2025 का ग्रेजुएट हूँ ना, सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम से। तो सर अगर मैं, मतलब हमारी तो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, जियो टेक्निकल होती है, स्ट्रक्चर होती है, वाटर रिसोर्स होती है। तो अगर मैं 2 प्रोग्राम्स ही अप्लाई करूँ तो उसके लिए मैं अलग अलग लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखूंगा कि नहीं, मैं एक ही लिख सकता हूँ? हाँ नहीं यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, हर प्रोग्राम जो है ना, जैसे आपने बताया आपका सिविल का स्ट्रक्चर्स हैं, जियोलॉजिकल, जो भी XYZ फील्ड्स हैं, तो बेसिकली हर फील्ड में आपका जो इरास्मस का प्रोग्राम है ना, वो बड़ा स्पेसिफिक नीश में होता है। तो इन शॉर्ट
कि आपने हर प्रोग्राम के लिए अलहदा लेटर मोटिवेशन, अलहदा सीवी लिखनी है, जेनेरिक नहीं लिखना है। क्योंकि आपका अगर एक प्रोग्राम वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो अगला प्रोग्राम आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आपको हर प्रोग्राम के लिए अलहदा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी पड़ेगी या लेटर मोटिवेशन, और उस पर आपको एक सफिशिएंट टाइम भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट देखना, फिर अलाइनमेंट करना, फिर उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना, तो इट्स काइंड ऑफ बट हार्ड वर्क, बट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी शाहिर यार, आप भी क्वेश्चन पूछ। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हमें कोई प्रोग्राम जिसमें हमें अप्लाई करना, तो उन्होंने डेडलाइन दी होती है, तो उस डेडलाइन के जैसे फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है, वो वाला काम तो नहीं है कि हम मतलब डेडलाइन से पहले जब मर्जी सबमिट करवा दें उससे कोई एप्लीकेशन पे? यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं, अगर आप डेडलाइन 31 है, आप समझ रहे हो कि 15 को करके मेरे ज़्यादा चांसेस होंगे, तो वो कहीं नहीं होता। डेडलाइन तक जितनी एप्लीकेशन आती हैं तो मैंने उसको सॉर्ट करते हैं, तो कोशिश करो कि डेडलाइन से एक आधा दिन पहले ही करा दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे अक्सर पोर्टल डाउन हो जाता है और फिर इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं होते जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो फिर लास्ट मोमेंट रश से बचने के लिए जस्ट ट्राई टू सबमिट इट एटलीस्ट अ डे बिफोर। बट मैं खुद जब सबमिट करता था तो मैं 1 घंटा पहले ही करता था। तो बट कोशिश करें आप लोग, जो मैंने किया है वो आप ना करें। सर एक और क्वेश्चन था कि जो सीवी हम बनाते हैं, मतलब जो हम इंडस्ट्री वगैरह में देते हैं, उसमें तो हमने जो प्रोजेक्ट किए होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जैसे मेरा जो मेजर प्रोजेक्ट है फाइनल का भी था, उसके अलावा मैंने वो प्रोजेक्ट किए थे सीएफडी के ऊपर, F1 के ऊपर। तो उन प्रोजेक्ट को अगर हमने किसी अप्लाई करना है सीएफडी के रिलेटेड, तो उनको ज्यादा बोल्ड करेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें? यार बेसिकली अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मेरा इसमें एक्सपीरियंस है फील्ड में और मैं इसमें, तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो, और उसमें अभी मैं सीवी में हाईलाइट कर देना कि यार अच्छा मेरा ये है। फिर आपने उसी को लेटर मोटिवेशन भी बता देना है कि दिस वाज माय प्राइमरी मोटिवेशन, मुझे यहाँ से एक्सपोजर मिला, मैंने ये काम किया, मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आई कैन फील आई कैन वर्क इन दिस। तो इस तरह ये सीन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपने ज़्यादा फोकस कर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आकिब का, सर वी कैन वी डिफाइन और स्टार्ट विद सम पार्ट ऑफ बैचलर्स एफवाई पर प्रोजेक्ट व्हेन यू गेट मोटिवेट। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो यार, अगर आपको ये लगता है कि यार जैसे आप फर्ज करो आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, यू आर बिल्डिंग अ रोबोटिक आर्म, ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, देन आई रियलाइज्ड दैट दे आर फर्दर कि इसका ये पार्ट तो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, एंड देन आई वर्कड ऑन दिस, और फिर मुझे पता चला कि यार अच्छा इस प्रोजेक्ट पे काम करके अभी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि दैट आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड, और उस पर दुनिया को रिसर्च करने की ज़रूरत है। और बट उस पर जाने के लिए मुझे एडवांस एजुकेशन चाहिए, जो कि मैं एरास्मस से करना चाहता हूँ। तो यू कैन ट्राई टू बी क्रिएटिव, ठीक है, और कभी भी किसी की पर्सनल स्टेटमेंट देख के उसके बारे में उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने अगर आपको ये स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, तो दीज आर नॉट द परफेक्ट वन। हमेशा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, यू कैन यूज़ इट इन शॉर्ट। तो अरसलान जी यार, आप भी क्वेश्चन पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? यार ये बेसिकली ना अक्सर जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो लेटर मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कई जगह इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। बेसिकली मेरा ख्याल है कि दोनों, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आमतौर पे जब आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे वो ये लिखा होता है शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और लेटर मोटिवेशन थोड़ा सा लेंथी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। बट जिन प्रोग्राम्स में मैंने अप्लाई किया था उसमें अक्सर में LOM/SOP लिखा होता है। तो इन शॉर्ट यही है, लेटर मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यही है कि वाई यू वांट टू बी इन दिस प्रोग्राम। तो दोनों इंटरचेंजेबल भी हैं। अगर हाँ प्रोग्राम ने कोई स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपका इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतने पेज होने चाहिए, तो देन स्टिक विद दैट। ओके, थैंक यू। तो और किसी का कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में? सर मेरा क्वेश्चन आज़ाद खान, अच्छा आज़ाद खान, और एक और क्वेश्चन पहला कौन सा? हाँ सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट को में अप्लाई कर? हाँ यार जैसे देखो, ये भी बहुत वो है, सब्जेक्टिव सी बात है। आप बेसिकली आप आज से कुछ साल पहले एरास्मस में लिमिट होती थी कि आप सिर्फ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, बट अब मेरा ख्याल है कोई लिमिट नहीं है। तो यू कैन अप्लाई इन 20 प्रोग्राम्स, और आप किसी में अप्लाई कर सकते हो। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ट्रू स्पिरिट में अप्लाई करो तो आपको टाइम लगेगा। जैसे आपको लेटर मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और इस सब चीज़ों को बनाते बनाते आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, और अगर आप साथ जॉब कर रहे हो तो फिर तो आपका और ही टाइम इतना मुश्किल। ऑब्वियसली बात है, आपको 9 to 5 जॉब है, फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो खैर ये मेरा अपना सजेशन है, बट मैं आपको बताता हूँ हमारे प्रोग्राम में
कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20-22 प्रोग्राम अप्लाई किए एंड ओनली मेक इट टू 1। तो बट ये मेरा ख्याल है कि मैं पर्सनल ओपिनियन देखूँ तो मेरा ख्याल है कि आपको मैक्सिमम 4-5 प्रोग्राम में ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्वालिटी पे बिलीव करो रादर देन क्वांटिटी। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा प्रोग्राम अप्लाई कर सकता हूँ और मैं साथ जॉब नहीं कर रहा और आई हैव इनफ टाइम, तो यू कैन अप्लाई, क्योंकि अप्लाई करने में कोई पैसे तो नहीं लगते और ना अप्लाई करने में सिर्फ टाइम ही लगता। और आपको लग रहा है कि मैं सब क्वालिटी के यानी अच्छी क्वालिटी के साथ एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ, देन यू शुड गो फॉर लाइक 6-7 प्रोग्राम्स, बट इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर हो जाता है कि आप देखो ना, आपने एक प्रोग्राम पकड़ना है, आपने उससे रेलेवेंसी डेवलप करनी है, आपने उससे अपने कंटेंट कोर्सेज करने हैं, अपना लाइन करना है, सब कुछ, तो काइंड ऑफ आपका एनर्जी ड्रेन होगी। तो इस वजह से ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ इन 3 to 5 प्रोग्राम्स। और एक और क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर आपके अप्लाइड प्रोग्राम के साथ मैच ना करा हो बट आपके पास एक ही पेपर हो तो उसको ऐड करें। यार बेसिकली इसको हम सीवी में भी टच करेंगे, बट अगर देखो आपका फर्ज करो प्रोग्राम है रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आप अपना ऐड कर रहे हो जो आपने वाटर से रिलेट किया हुआ है, तो यू आर जस्ट शोइंग इट फॉर द पर्पज़ कि यार हाँ मैंने ये काम किया। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आपको उसको ऐड नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो कि आई हैव ऑल्सो वर्कड इन रिसर्च और मेरा रिसर्च में एक्सपीरियंस है एंड आई हैव पब्लिश्ड माय रिसर्च। तो अगर वो प्रोग्राम हाईली रिसर्च बेस्ड है, अगर उसमें रिसर्च के है और अगर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पेपर्स पब्लिश करो, देन यू कैन शो दैट कि हाँ यार मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बट जस्ट नॉट फॉर द पर्पज़ कि आप चीज़ें अभी हम उसको सीवी में टच करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें ऐड करने से कई दफ़ा मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन से अब हम थोड़ा सा सीवी का ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। यूजुअली जिस तरह मिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो दे आर क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम्स, और कहा यह जाता है कि जब लेटर ऑफ मोटिवेशन उसके लिए लिखा जाए तो वी नीड टू हिट द कल्चर एज वेल, वी स्पेसिफिकली नीड टू मेंशन द कल्चर। तो जब हम एरास्मस के लिए या मास्टर्स के लिए इन जनरल कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, डू वी नीड टू मेंशन द कल्चर? हाँ बिल्कुल, करिकुलर एक्टिविटीज। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। ये ना इसमें मैंने स्क्रीन अभी खुद ही बंद किया, मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ। बेसिकली आपने ये भी पॉइंट ऐड करना होता है कि आप यू आर ओपन टू क्या कहते हैं, यू आर ओपन टू न्यू कल्चर, और आप बहुत वो नहीं हो, यानी क्या कहते हैं, आप बहुत किसी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से नहीं बिलोंग करते। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। तो ये मैंने एक जस्ट स्टेटमेंट शो किया आपको, ये हाईलाइटेड पोर्शन में नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके एंड पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको स्पेसिफिकली फर्दर हाईलाइट कर दूं तो ये है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंटली इसने लिखा है कि वर्किंग अलॉन्गसाइड people from different backgrounds will lend their opportunity to build meaningful connections which will positively influence my future endeavors। तो बेसिकली आपने कल्चर का भी ऐड करना होता है कि आपने शो करना होता है कि मैं ओपन टू न्यू कल्चर्स हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा कल्चर और यूरोपियन कल्चर इट्स काइंड ऑफ अ वेरी बिग डिफरेंस। तो आपने ये शो करना होता है कि यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्ट करने में, क्योंकि कई दफ़ा होता है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि आप बहुत एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी और कल्चर के बारे में भी लाजमी ऐड करना। तो जो पॉइंट्स पहले बताए थे उसमें कल्चर की चीज़ भी ऐड कर लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यार ज़ैन स्क्रीन नज़र आ रही? यस, विजिबल है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आगे हम सीवी का देखते हैं। सीवी का जैसे हमने बात की थी LOM में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, इसी तरह अगर हम बात करें कि आपसे सीवी में क्या एक्सपेक्टेड है, तो सीवी में सबसे पहले आपसे यूरोप, क्योंकि बेसिकली एरास्मस इज ए यूरोपियन फंडेड EU फंडेड प्रोग्राम्स, तो आपका सीवी का फॉर्मेट यूरोपास होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप यूरोपास फॉर्मेट, उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि मैंने एक लिंक ऐड किया है, इसको मैं देखता भी हूँ। अगर आप इस लिंक को यहाँ जब आपके स्लाइड आएंगे आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके क्रोम में जाके करेंगे तो यू कैन जस्ट सी के यार ये ना बेसिकली लिंक है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप इस लिंक को, मैं इसको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। इस लिंक पे क्या है कि आपने सिर्फ सिंपल जानना है, आपने लॉगिन करना है एंड देन यू कैन क्रिएट योर सीवी। आपने सिर्फ डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे और आपका सारा सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन, और इधर आपके पास ये है कि आप सिर्फ एक दफ़ा डिटेल्स एंटर करते हैं देन यू जस्ट क्लिक एंड चेंज द टेम्पलेट। तो इसमेट डिफरेंट टेम्पलेट है, बट
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना सकते हैं और उन्होंने सारा बताया भी हुआ है कि आपने अच्छे सीवी में क्या होना चाहिए, आपने क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी। जस्ट यूज़ दिस वेबसाइट। और बट इसमें कई दफ़ा फॉर्मेटिंग के इश्यूज आते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यहाँ क्रिएट करके फिर उसको डाउनलोड कर लें और उसको वर्ड में एडिट कर लें। बट दिस इज़ रियली गुड वेबसाइट। ये यूरोपियन यूनियन ने ही बनाई हुई है वेबसाइट के लिए, अपनी सीवी के लिए, तो इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, अच्छी चीज़ है। और प्रेफरेबली सीवी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगेन दिस इज़ डिबेटेबल, बट आई थिंक सो 1 पेज मोर देन इनफ, और मैक्सिमम 2 पेजेस। 1 पेज ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है शो करने के लिए, देन यू कैन गो टू 2 पेज। और उसके बाद फिर आपने अपनी प्रोजेक्ट, अपनी इंटर्नशिप्स डालनी है, अपनी प्रोजेक्ट्स डालनी है, और एवरीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट। अब हम इसको कनेक्शन, इसके वो जो अभी क्वेश्चन था उसे कनेक्शन बिल्ड करें, तो ये था कि हमारे पास अगर रिसर्च पेपर है तो वो रेलेवेंट नहीं है, बट यू हैव ओनली 1 रिसर्च पेपर, तो क्या आप उसको ऐड कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें डालें दैट आर प्योरली रेलेवेंट। अगर आप किसी भी 1 पेज तक भी है और वो प्योरली रेलेवेंट है, तो आई थिंक सो इट्स गुड। और उसके बाद आप अपनी प्रूफ ऑफ योर अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ किया हुआ है, अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है, आपने कोई कोर्स किया है, तो ट्राई टू ऐड अ लिंक टू दैट प्रूफ ऑफ योर अचीवमेंट्स। अच्छी बात है, आप हवा में बातें नहीं करें। अगर आपने फाइनली ये प्रोजेक्ट किया है तो यू कैन जस्ट अपलोड दैट इन गूगल ड्राइव और उसके साथ लिंक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने के पास कोई, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट है, यू स्टूड सेकेंड और यू लाइक यू अचीव्ड समथिंग, यू वन द कंपटीशन, तो आप उसका सर्टिफिकेट का लिंक ऐड कर सकते हैं, ताकि एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ हो जाता है, क्योंकि खाली हवा में बातें करना, कुछ भी लिख सकते हैं। और द लास्ट पॉइंट इज, the goal is not to fill pages but to present your best। मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ पेजेस भरें, आपने अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है, जो आपको लगता है। तो उसके बाद सीवी में क्या क्या सेक्शन इंक्लूड करने हैं, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव लिखना, मैं आपको अपनी टेम्पलेट भी दिखाऊंगा, अपनी सीवी भी दिखाऊंगा, दैट आई यूज्ड फॉर अप्लाइंग। और उसके बाद आपने जो एजुकेशन ऐड करनी है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में आप रिसर्च एक्सपीरियंस पे ऐड कर सकते हैं। आपने इवन कि वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना फाइनल ईयर जो आपने थीसिस किया, अगर आपने लैब में काम किया है या आपने वो किया है, तो यू कैन ऐड दैट एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस। फिर आप अपने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर आपने कोर्सेज किए हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर लैंग्वेज स्किल्स। अच्छा, आपने इसका ऑर्डर ये भी डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं एजुकेशन ऊपर रखनी है, कुछ कहते हैं नीचे रखनी है, बट आई थिंक सो इट डजंट मैटर। बट अगर आप फर्ज करें, अगर आप भी किसी जस्ट अपने खुद ही सोचें कि अगर आप एक पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं और आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, एंड देन यू ओपन द सीवी और आपको सीवी में 3-4 मिनट तक ही नहीं पता चल रहा कि बंदे की एजुकेशन क्या है, उसने एंड पे लिखा हुआ, तो आपको कैसे पता? इस वजह से सबसे पहले पुट योर एजुकेशन एट द टॉप, ताकि एक बंदे को पता हो अच्छा ये मैकेनिकल इंजीनियर है, और साथ आप अपना जीपीए पे लिख सकते हैं, इफ इट इज़ गुड, इफ इट इज़ नॉट गुड देन यू कैन ओमिट इट। आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिंक ऐड कर सकते हैं, आप अपना क्लास रैंक ऐड कर सकते हैं, अभी सीवी को डिटेल में भी देखेंगे थोड़ा सा। आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यू नीड टू राइट अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट, अभी उसको देखते हैं। और रिमेंबर, डू नॉट ऐड थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन, यू माइट हैव टू डिफेंड देम इन इंटरव्यू। वो चीज़ें नहीं लिखनी है जो आपका दिल कर रहा है, वो चीज़ें लिखनी है जो आपने की हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं जस्ट टू फिल द पेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ा सा ज़रा हाथ टाइट रख के चीज़ें लिखें, नॉट क्या कहते हैं उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, ठीक है। तो ये मकसद होना चाहिए आपका ना। बहुत नहीं, मैं फ़र्ज़ करूँ मैंने एक प्रोजेक्ट नहीं किया, बट मैंने प्रोग्राम देखा और मुझे उसमें लगा कि यार अच्छा ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए था और मैंने चलो ऐड कर दिया, तो इससे ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ें मसला मसाइल फिर क्रिएट कर देती हैं, और कई दफ़ा आपका इंटरव्यू भी होता है और उसके कुछ प्रोग्राम्स में होता है, कुछ में नहीं होता, तो फिर आपको वहाँ वो सीवी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओके, यू वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, कुड यू एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट दिस, तो फिर वो बिट मोर के चक्कर में ना आपका सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने बुरी बात होती है। तो अच्छा, उसके बाद ये सीवी टेम्पलेट है, ये मैंने जस्ट एक राइट चैट पे ऐड किया, बट मैं अभी आपको इसको दिखाता भी हूँ। और ये जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किया, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ यूरोपास फॉर्मेट। ये आप जो मैंने वेबसाइट का लिंक बताया, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसका टेम्पलेट भी शेयर करूँगा, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिंक के साथ ना। अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा सा, ये लिंक है, अगर आप इस लिंक को जाके अगेन यू विल पेस्ट इट ऑन क्रोम, तो ये आपके लिए फाइल डाउनलोड कर देगा ऑटोमेटिकली, और ये उन्होंने ही प्रोवाइड की है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने भी ये यूज़ किया था। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि वर्ड में फॉर्मेटिंग करना इन्होंने उसमें बताया भी हुआ। आई विल शेयर दिस विद द स्लाइड्स। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस तरह ऐड करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इधर पिक्चर ऐड करो, अपना सारा अपनी रिप्लेस कर दो, फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस, फिर अपनी एजुकेशन। और ये बड़ा अच्छा टेम्पलेट है, उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस टेम्पलेट पे करो और कोशिश करें इसी टेम्पलेट पे करें। और उन्होंने आपको साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ऐड करें। और ट्राई टू यूज़ दिस बिकॉज एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ हो रहा हो तो जो रिव्यूअर होता है उसके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये शेयर कर दूंगा। ये और फ्री सोर्स, ओपन सोर्स है, यानी इसको वेबसाइट पे यूरोपास वाला नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बस एक चीज़ देख लीजिएगा कि इसमें कुछ एडिशन होते हैं, जैसे ये 2002 से 2015 तक है, बट यू कैन जस्ट चेक इट कि यार ये कौन सा वाला वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, ये मैंने दिया हुआ है। उसके बाद अभी CV ये जो राइट साइड पे मैंने शो किया है ये थोड़ा सा ब्लरी है और मैंने इसका पोर्शन शो किया था, पर इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और इससे पहले जाने से पहले क्वेश्चन आंसर से मैं आपको एक CV दिखाता हूँ जो कि आई यूज्ड इट फॉर अप्लाइंग टू प्रोग्राम। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब मैं होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल होगी और CV विजिबल है जैन। पहले थोड़ा सा और जूम करते हैं। हाँ, मैं जूम कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने जो CV यूज़ की थी उसमें आप CV में आपने अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो भी डालनी है, जो खूबसूरत सी फ़ोटो है अपनी। कुछ वो वाली फ़ोटो नहीं डालनी जिसमें आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वाली फ़ोटो नहीं डालनी। जस्ट ऐड अ वेरी डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल फ़ोटो। कोशिश करें फॉर्मल में हो और उसका बैकग्राउंड वाइट हो, और ये नहीं है कि आप लेफ्ट राइट देख रहे हो। और अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो भी डालनी है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने सेम फॉर्मेट यूज़ किया है और मैंने इसको ये यूज़ ऐड करके सारी चीज़ें, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव डाला है कि मेरा ये वो है, यानी एज अ पैशनेट मैकेनिकल इंजीनियर। ये प्रोग्राम आई थिंक सो इट वाज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कुछ इस तरह का प्रोग्राम था। फिर मैंने अपनी एजुकेशन डाली है कि मैंने BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद फिर मैंने बताया कि अच्छा मेरा ग्रेजुएटेड विद फर्स्ट क्लास ऑनर। फिर मुझे मेरिट अवार्ड, अब जैसे मेरिट अवार्ड मिला तो ये सिर्फ मेरिट अवार्ड मिला नहीं, आई एडेड अ लिंक। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो मैंने इसको लिंक किया हुआ एक्सटर्नल गूगल ड्राइव से, तो आपको यहाँ सारे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरिट अवार्ड है तो मैंने मेरिट अवार्ड के नाम से ये डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है, तो वो बंदा यहाँ जाके देख लेगा अच्छा इसको मेरिट अवार्ड मिला भी है या नहीं मिला। तो जस्ट ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट कॉलेज का ऐड किया, उसके भी मैंने जो मुझे अवार्ड मिला था मैंने उसका लिंक कर दिया। फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस था प्रोजेक्ट इंजीनियर का। आप देखें वर्क एक्सपीरियंस आपने कैसे ऐड करना है। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज़ बाद में हुई है उसको पहले लिखना है, यानी अगर आपने 2022 में जॉब की है तो उसको पहले लिखना है कंपेयर, और 2020 वाली जॉब को बाद में लिखना है। तो मैंने बताया अच्छा ये है, फिर मैंने अपनी जो कंपनी थी उसका लिंक ऐड कर दिया। फिर मैंने बताया मैं ये काम करता था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो मेरा 2 रोल्स मैंने काम किया, फिर मैंने मशीनरी में काम किया, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी का लिंक ऐड कर दिया। आई डोंट नो इट्स वर्किंग और नॉट, बट मैंने ये, अगर कोई इसको क्लिक करेगा वो देखना चाहेगा बाकी कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं, तो ये मेरी कंपनी का वेबसाइट का लिंक है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे, अब आपने जब ऐड करना है ना, तो अब फ़र्ज़ करें मेरा जो था ना इसमें प्रोग्राम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो मैंने उसको बता दिया कि अच्छा मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखता हूँ। और उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, तो मैंने बता दिया कि मैंने सेफ्टी से रिलेटेड थी कुछ, मैंने बता दिया मैंने सेफ्टी से रिलेटेड कुछ काम किया। फिर उसके बाद मैंने बता दिया इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने ये काम किया। तो बेसिकली आपने की पॉइंट्स को टारगेट करना, और इसमें आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि अच्छा मैंने ये किया। अगर आपने उसके पास कोई काम किया तो यू कैन जस्ट गो विद दैट। इसी तरह मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट का काम किया। मैंने बैचलर्स में प्रोजेक्ट किए थे, कुछ लैब में काम किया था, उसमें मैंने बता दिया कि मैंने ये काम किया था। और मैंने कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए थे, बट वो मैंने यहाँ नहीं डाले हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बता दिए, जैसे मैंने एनवायरनमेंट, अब क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट और एनर्जी से, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट
में ऐड कर दिया, एनर्जी से ऐड कर दिए, तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया ताकि एक बंदा जो देख रहा है उसके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरा इस प्रोग्राम से रिलेटेड आई हैव पब्लिकेशंस, तो मैंने फिर अपनी जर्नल पब्लिकेशंस भी ऐड कर दी कि ये मेरी जर्नल पब्लिकेशंस हैं, और इसमें मैंने लिंक ज़्यादा दिन कि आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव लिखें क्योंकि आपके पास स्पेस बड़ी कम होती है, तो मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया। कोई अगर किसी ने पढ़ना है तो वो जाके ये पेपर देखेगा और उसको ये पेपर मिल जाएगा, आराम से वो यहाँ पढ़ लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स बता दिए कि मेरे ये अवार्ड्स हैं, ये ऑनर, इसमें भी आपने लिंक ऐड कर दिए सबके साथ। फिर आपने, अब मैंने इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस की थी, जैसे यूडेमी से, और कुछ मैंने लिंक्डइन से की थी, कुछ नहीं, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो मैंने उसमें उसको भी ऐड कर दिया। जो जो चीज़ें रिलेट हो रही थी मैंने उसको ऐड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं प्रोग्राम एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, तो मैंने एनवायरनमेंट को ऐड कर दिया। फिर ये वाला भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को टारगेट किया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह आपने, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने उसे बता दिया कि यार मैं डिबेटिंग सोसाइटी, आई वाज अ पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी, तो मुझे नहीं पता शायद आप में से भी डिबेटिंग सोसाइटी का हो पार्ट, तो बट मैं भी पार्ट था डिबेटिंग सोसाइटी का, तो मैंने बता दिया मैं बोलता था ऐसे पब्लिक स्पीकिंग। फिर मैंने लैंग्वेज स्किल्स ऐड कर दिए, आइल्स का मैंने अपना वो ऐड कर दिया लिंक। तो इन शॉर्ट मैंने 2 पेजेस रखे थे मैं, तो इन शॉर्ट आप ये देखें कि मैंने ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के लिए मेरे ये कोर्सेज, अब मैं इसको सेम नहीं यूज़ कर सकता फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि वहाँ ये एनवायरनमेंट का कोई चक्कर नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए थे, छोटे मोटे जो जो चीज़ें थी, मैंने उसको लिंक किया। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको हर प्रोग्राम के हिसाब से उसको ट्वीक करना पड़ेगा, इट कुड नॉट बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये एक सीवी का है, सीवी में आपने लिंक्स ऐड करने हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे ऐड करने हैं। वो आप एक्सटर्नल गूगल ड्राइव में मेक श्योर व्हेनेवर यू ऐड लिंक, उसका पीडीएफ बना के कि लिंक चल भी रहा है या नहीं। ये नहीं है कि आपने लिंक ऐड किया है वो लिंक ही नहीं चलना, ठीक है। तो आई थिंक, और अगर किसी का बहुत अर्जेंट मसला है तो फिर लिंक्डइन से आई विल शेयर माय नंबर, क्योंकि फिर लोग बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, तो जस्ट फॉर दैट। बट कोई मसला नहीं है, जस्ट ड्रॉप मी टेक्स्ट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, और कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपने मुझसे, अगर कोई फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है या किसी भी और प्रोग्राम में, तो यू कैन जस्ट सेंड मी योर डॉक्यूमेंट्स फॉर रिव्यू। और उसके बाद बस सो दिस वाज ऑल। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग सीवी, रिगार्डिंग एरास्मस, रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई, और कुड बी एनीथिंग इन जनरल, तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश कर लें, पूछ लें। अगर ज़्यादा शर्म आ रही है तो टाइप कर दें, बट अगर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, टाइप भी नहीं कर सकते, तो फिर आप करेंगे। थैंक यू यार तला सजाद, वेलकम यार, इट वाज एन ऑनर कि आप हमारे पास हमारे सेशन में आए। तो बाकी ये है कि जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें सीवी से रिलेटेड, फिर इसको देखते हैं, रैप अप करते हैं जैसे भी। यू कैन रेज योर हैंड, क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, आई विल अनम्यूट। अच्छा, ये क्वेश्चन है किसका? जी हफ्सा सर, यूरोपा सीवी का लोगो सीवी में था, इज दैट फाइन? हाँ, बेसिकली मैंने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था उसमें ही वो था ये लोगो। तो वो बेसिकली उन्हीं का वेबसाइट, जब आप जो मैंने बताई ना वेबसाइट जहाँ से आप ऑटोमेटिकली सीवी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय ऐडिंग योर डिटेल्स, तो उसमें वो लोगो होता है, तो इट्स टोटली फाइन, तो कोई मसला नहीं है। यूरोपा सीवी का आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये यूज़ किया। मुनीबुल्लाह का क्वेश्चन है, सर वी कैन ऐड जीपीए इन सीवी? जी बिल्कुल ऐड करें जीपीए, अगर अच्छा है, अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं नहीं शो कराना चाहता तो यह नज़र लग जाएगी, तो ना ऐड करें फिर जीपीए। और मोइज, जी मोइज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल much for this webinar, it was very informative, and secondly it's more of a niche question, but my question is related that right now I am working with the Pakistan Air Force in one of their confidential programs, and that makes me after completing the contract, it will make me a very good candidate for PhD in, for example, control engineering, for example. But due to NDA, I cannot mention anything related to it. I can just say that I was working in this division, and that's it. So how does that affect when I'm writing, when I'm showcasing it in my CV? Because obviously I have done the work. I've worked in it for a certain amount of years, but I cannot tell anything beyond the NDA. So इसमें आपका क्या ख्याल है कि इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए in the CV? Thank you.
इसमें हाँ नहीं बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे जब आप किसी स्टेट लेवल पे कर रहे होते हैं या फिर कोई न्यूक्लियर लेवल पे, तो उसमें ये है कि आप ऐड कर दो जैसे अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करके, और एक कुछ चीज़ें तो आप बता सकते हो ना, लाइक अगर आप फेस करो किसी यानी बहुत किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट मेंशन कि आई एम वर्किंग ऑन दिस टेक्निक, या कैसे कर रहे हो वो ऐड नहीं है। हाँ, आप छोटा सा नोट ऐड कर सकते हो, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर नहीं की जा सकती यहाँ पे ड्यूरिंग इंटरव्यू, हम वी कैन हैव अ फर्दर डिस्कशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से आप शेयर नहीं कर सकते, यू कैन ऐड इट, बट आप जनरली लिख सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन दिस। अगर आप फर्स्ट करो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन ऐड कि मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप नीचे ऐड भी कर सकते हो, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी आप एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, स्टेट लेवल पे कॉन्टैक्ट में है, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। ऑलराइट हारिस भाई, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, अच्छा, और हारिस एक और भाई, क्वेश्चन। जी जी, हारिस भाई, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए सीवी भी डिफरेंट यूज करने हैं या सेम चल सकती है? क्या है? सॉरी मुझे आवाज़ कट गई थोड़ी सी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट यूज करना है, तो सीवी भी डिफरेंट यूज करनी है या वही एक सीवी चल सकती है सबके लिए? हाँ हाँ, नहीं बेसिकली अगर देखो, जैसे मैंने बताया ना, आपने कुछ कोर्सेज करोगे, आप कुछ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव चेंज करोगे, तो हर प्रोग्राम के लिए सीवी भी डिफरेंट होगी। आपने उस प्रोग्राम को, अगर फर्ज करो मैंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम करना है, तो मैं अपना टाइटल चेंज करूँगा, अपना कोर्सेज जो ऐड किए हैं उनको चेंज करूँगा, अपने प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा लाइन हो रहे हैं उनको ऐड करूँगा। तो इन शॉर्ट हर प्रोग्राम के लिए नई सीवी ही होनी चाहिए। प्रोजेक्ट हो सकता है आपका इंडस्ट्री हो और फ्रेश हो, तो फिर क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए? हाँ अच्छा, ये एक क्वेश्चन है। हाँ शाहिर, आपका क्वेश्चन अभी आपने पूछा था ना शाहिर? नो मैं अभी पूछना है। हाँ पूछ लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप बता आपने जो लिंक ऐड करने हैं, तो वो आप अपने किसी ड्राइव के अंदर, मतलब जैसे कोई आपको मिले हुए हैं स्कॉलरशिप की जैसे लिस्ट आती है हमारी, मुझे तो 3-4 मिली हुई है ना, तो वो वाली स्कॉलरशिप की लिस्ट एक ड्राइव में रख के वो ड्राइव का लिंक हर किसी के साथ शेयर कर दें। हाँ वो बेसिक बस उसका ड्राइव शेयर कर दो, लिंक कर दो, और बस मेक श्योर कि जो भी कोई बंदा एक्सटर्नल भी अगर उसको कर रहा है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने उसको ओपन टू एवरीवन करना। ओके सर। और सर एक और कि आपने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव कितनी लाइनों तक का हो तो मतलब बेस्ट होता है वो? यार 2-3 लाइंस हो, ये नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव आधी पेज पे ऑब्जेक्टिव ही आ रहा हो, बस 2-3 लाइंस, और उसमें भी बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर मैं आपके साथ ये देखो, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा हो तो मैंने लिखा एज अ पैशनेट मैकेनिकल इंजीनियर विद अ डाइवर्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रोग्राम उससे रिलेटेड था तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया। और फिर मैं ये करना, आई एस्पायर टू एडवांस माई एजुकेशन बाय अर्निंग मास्टर्स डिग्री, और साथ मैंने अपना छोटा सा गोल भी लिख दिया, और ये गोल मैंने अपने SOP में भी लिख दिया। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम 3-4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा, और किसका क्वेश्चन था? एक आज़ाद खान का क्वेश्चन था कि हाँ ये इसमें ये है कि जाहिर सी बात है हर प्रोग्राम से रिलेटेड, ये बेसिकली वही पॉइंट है कि आप अगर हर प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास पब्लिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है यू आर नॉट बेस्ट फिट फॉर दैट प्रोग्राम। तो इसी की बेसिस पे आप नैरो डाउन कर लें कि मैं कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ आप कुछ प्रोग्राम में जो आपको लगता है कि यार मैं थोड़ी सी एफर्ट से कुछ एडिशनल कोर्सेज करके, कुछ मैंने जो फाइनली प्रोजेक्ट किया उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करके आई कैन जस्ट टेक अ बेस्ट आउट ऑफ इट, तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, LM रिव्यू करवाना है नईम अब्बास ने, तो हाँ लिंक्डइन पे यार कर लो कांटेक्ट, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसका क्वेश्चन है, कैन वी ऐड यूनी प्रोजेक्ट CP ओल्ड PBAs इन द प्रोजेक्ट सेक्शन एंड फॉर रेलेवेंस ड्राइव लिंक? जी बिल्कुल। अब जैसे मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट का थीसिस आई डोंट नो ऐड किया है या नहीं किया है, हाँ या नहीं ऐड किया। अगर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करते हैं तो आप उसका डॉक्यूमेंट, अगर आपको लगता है कि यार ये प्रेजेंटेबल है, तो आप उसका लिंक ऐड करके गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों का अपना थीसिस, आप उसका लिंक ऐड करके गूगल ड्राइव में ऐड कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट ऐड इट। ऑब्वियसली बात है, आप CV में सब कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि यार एक बंदे का इसमें फर्दर इंटरेस्ट हो सकता है, तो यू कैन जस्ट ऐड अ लिंक। अब जैसे अगर मैं ये देखूँ, आप देखें मैंने ये कोई भी प्रोजेक्ट इधर होगा या कोई कोर्स होगा, मैंने उसका लिंक ऐड किया हुआ, तो जस्ट आपने आगे लिंक लिख के उस पर ऐड कर देना और उसको क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली थीसिस उसको एक्सेस कर लेगा, डॉक्यूमेंट को पढ़ लेगा, तो यू कैन ऐड इट। तो अच्छा, आगे अरसलान जी। अरसलान सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको CV के एंड पे रेफरेंसेस भी ऐड करने चाहिए, तो इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है?
अच्छा यार, बेसिकली जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करोगे ना, वहाँ आपसे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं। एलओआरस, आई डोंट नो सोहेब ने शायद टच किया है इसको या तला ने, बट ये है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं। ठीक है, तो उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपके वो दोनों रेफरेंसेस ऐड होते हैं। ठीक है, तो यू कैन ऐड योर रेफरेंसेस में, ये सब्जेक्टिव से बात है, क्योंकि आप एक चीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 रेफरेंस वहाँ दे रहे हो तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंसेस का मकसद ये है कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो कांटेक्ट कर लें। तो इस वजह से आपको स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सीवी में एंड में थोड़ी सी जगह बच गई है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, बट अगर आपकी सीवी 2 पेजेस से ऊपर जा रही है और आपने रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं, देन आई डोंट थिंक तो देयर इज़ अ नीड फॉर दैट। जी मुहीबुल्लाह, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सर, अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि जब हम लोग मास्टर के लिए सर अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम किस तरफ यार चले थोड़ी सी जाएं, आवाज़ मतलब आपकी ज़रा क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज़ ज़रा आप बताना। जी सर, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ अब आ रही है, बताना। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जब हम मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं सर तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम किस डिपार्टमेंट की तरफ चले जाए। फर्स्ट तरह सर मैं अभी मिनरल सेक्टर में हूँ सर, तो हम कभी कंप्यूटर टेक्निक की तरफ चले जाए या कभी इन्वायरमेंटल की तरफ सर, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यार सर, आप किस तरह से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। आप ये पूछना चाह रहे हो किस फील्ड में अप्लाई करें यानी? सर। हाँ बेसिकली इसमें यार देखो, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और मैं मास्टर्स फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, और मैंने जो जॉब की थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। बट कहीं ना कहीं पॉइंट होता है, देखो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एक 3rd सेमेस्टर टोटली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी। तो क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मुझे आइडिया हुआ यार हाँ मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। तो आपने ये देखना है कि यार जिस फील्ड में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है और वो फील्ड भी अच्छी है, आप उस फील्ड में फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी हैं, यानी आप जॉब शॉप भी हैं, ये बड़ी ओपन सी फील्ड है आजकल। तो फील्ड स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बेसिकली आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है तो आपकी सिविल इंजीनियरिंग से फर्दर बहुत सारी एक्सट्रीम्स निकलती हैं। यानी आप फर्ज करो वाटर रिसोर्सेज हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो इरास्मस का आपका जो भी प्रोग्राम आपको मिलेगा ना इरास्मस का, दैट इज़ हाईली नीश स्पेसिफिक। आपको कभी भी सिविल इंजीनियरिंग में कोई मास्टर्स प्रोग्राम नहीं मिलेगा। हाँ आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल की भी फर्दर नैरो डाउन में मिल जाएगा कि आपके कौन से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उन पे मिल जाएगा। तो ये नहीं बड़ी नैरो फील्ड है, तो ये आपने थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है और थोड़ा सा आपको जिसमें लगता है कि यार इसमें मेरे चांसेस हैं तो आपने उसमें भी अप्लाई कर देना। तो ये नहीं, और आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू कीप मल्टीपल ऑप्शंस। जितनी आप नैरो करते जाओगे ना उतना चांसेस कम होते जाएंगे। जो जस्ट आपको ये लगना चाहिए कि यार अच्छा इसमें मेरा थोड़ा सा रेलेवेंसी बन रही है तो जन गो फॉर इट। अच्छा ठीक है मुहिब आई थिंक सो यही क्वेश्चन था ना आपका? जी सर, थैंक यू। वेलकम। और इसका अच्छा आपका क्वेश्चन है, आई नो लैंग्वेजेस अदर देन उर्दू एंड इंग्लिश इन लैंग्वेज स्किल्स, आई कैन ऐड दैट बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट व्हाट टू डू इन द। अच्छा हाँ, ये बेसिकली अगर आपको जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम कंट्री में जा रही हैं और आपको स्पेनिश भी आती है, अगर स्पेन जा रही हैं कोई अदर लैंग्वेज आती है तो यू कैन जस्ट ऐड दैट। अब जैसे अगर आप उर्दू का ऐड करते हैं तो यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ उर्दू, तो बस आप उसको ऐड कर सकते हैं और वो कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। हाँ आपको वो जॉब में ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको उसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैंने उर्दू पंजाबी लिखा है तो मुझे उसके प्रूफ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट माई मदर लैंग्वेज तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ इंग्लिश का प्रूफ चाहिए होता। तो बाकी लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकती हैं। इट शोज़ के यू हैव कैपेबिलिटी टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, और यूरोप में तो ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर योर करियर। अच्छा, तो जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं लाजमी नहीं है कि उससे रिलेटेड आपके पास पब्लिकेशन या प्रोजेक्ट हो, तो उस केस में सिर्फ ऑनलाइन से बिल्कुल यार जाहिर सी बात है, आप हर प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं सॉरी हर प्रोग्राम से रेलेवेंसी डेवलप नहीं कर सकते ना आपके पास पब्लिकेशन होगी। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लो 7-8 जितने आपके पास आपको लिंक्ड है, और फिर आप उसमें जो आपको लगता है कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट अगर थोड़ा सा रेलिवेंट है या कुछ इस तरह चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। प्रोग्राम कोर्सेज वगैरह कंटेंट कुछ थोड़ा बहुत ट्वीक करके भी ऐड कर सकते हो। यानी जाहिर सी बात है, एक तरफ मैं कह रहा था कि बिल्कुल आपने ये नहीं है जो आपने किया ही नहीं हुआ। हाँ फिर इसको आपने अपना प्रोजेक्ट किया और उसमें आपने कोई एक पार्ट में वो चीज़ की है जो आपके प्रोग्राम से लिंक हो रही है, तो यू कैन जस्ट ऐड दैट। तो थोड़ा सा आपको इसमें स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, थोड़ा सी चीज़ें थोड़ा सा जाहिर सी बात है सीवी में खाली आप कोर्सेज नहीं डाल सकते, बट आपको अपना ऑब्जेक्टिव डाल के फिर अपना थोड़ा सा
वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, कई दफ़ा एक और चीज़ भी है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दो जस्ट टू शो कि यार हाँ ठीक है, ये वर्क एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि यार इस प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है तो मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दूँ, ऑल्दो इट शुड नॉट बी हाईली। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोग्राम किसी ऐसे अप्लाई कर रहे हो, जॉब आप कोई और कर रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है ऐड कर। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग आप पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग CV LOM से रिलेटेड नहीं है, बट इट कुड बी एनीथिंग। और कोशिश करें क्वेश्चन पूछ लें, ताकि मेरा ख्याल है पूछ लेना बेहतर है रादर देन कि आप खुद सर्च करते रहें। इट्स इम्पोर्टेंट। डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ CGPA के साथ एप्लीकेशन? यार बेसिकली ये चीज़ ना बड़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ में ये नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि यार हाँ लो CGPA। बेसिकली एरास्मस इज़ वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। बेसिकली आपने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना होता है और आपके मुल्क से 2 से ज़्यादा लोग नहीं होते। हाँ, इन्हें एक्सेप्शंस 3 भी हो जाते हैं। तो ये नहीं आप पाकिस्तान से कम्पीट कर रहे होते और फिर आप ग्लोबली भी कम्पीट कर रहे होते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो प्रेफर करते हैं, आप जब भी किसी प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ अक्सर ब्रेक डाउन भी दिया होता है उन्होंने, एकेडमिक क्राइटेरिया या XYZ कुछ भी चीज़ें उन्होंने दी होती हैं, तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर उस पर एल्गोरिथम्स भी लगे होते हैं। यानी अगर आपने अप्लाई किया है तो वो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर लेता है। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि अगर आपका CGPA 3.5 से ऊपर है देन इट्स गुड, बिकॉज मेरे प्रोग्राम में खुद 3.5 से ऊपर GPA वाले लोग हैं। तो 3.5 इज़ गुड। साथ आपका अपना कोर्सेज करके, वर्क एक्सपीरियंस करके यू कैन जस्ट मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप का 3.23 की रेंज में, देन यू कैन लुक फॉर अदर स्कॉलरशिप्स। और आप अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई करने में पैसे नहीं लगते, बट यू शुड कीप दिस इन माइंड। देखो बेसिकली ये नहीं है कि यू शुड नो ना कि चीज़ें क्या है, मेरे चांसेस क्या हैं। एरास्मस में आप थोड़ा काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव है, सो ये GPA शुड बी गुड। अगर आपका 3.8 3.9 है देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर इट। और वरना अगर आपको पता है कि यार अच्छा मैं एरास्मस में इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जब उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, तो यू शुड नॉट कीप योरसेल्फ इन फूल्स पैराडाइज। तो इस वजह से आप कुछ और प्रोग्राम्स देख लो जिसमें आपको बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 3 से अबव GPA को भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं इन चाइना और समथिंग लाइक दिस। तो यू शुड डू अ वेरी गुड रिसर्च। हाँ, कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्होंने लिखा, इवन के 3.2 वाले बच्चे भी होते हैं, तो उन्होंने वेटेज वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा दी होती है। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव। तो इस वजह से ये चीज़ आपने देखनी है, प्रोग्राम की वेबसाइट को अच्छे से देखना है। ठीक है ज़कारिया, अदर स्कॉलरशिप एग्जांपल्स आर इन योर माइंड? यार अदर स्कॉलरशिप्स में अगर हम बात करें तो एक शेवनिंग है, शेवनिंग स्कॉलरशिप्स मास्टर्स की है, वो UK की है। फिर आपकी इवन कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो जैसे बेल्जियम है, उसकी एक मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है। तो ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। इवन कि तुर्की की एक है, जर्मनी की डार्ड है, तुर्की बहुत सारी स्कॉलरशिप समथिंग लाइक दिस। तो आपने इसको सर्च करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। चाइना की स्कॉलरशिप है कि हमारा लड़का चाइना गया हुआ मैकेनिकल का ही, मुझे एग्जैक्टली उसका वो नहीं है, आइडिया नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, बाकी इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लो। और किसी का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? एंड देन वी कैन, इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन। हाँ, ये तलहा ने इसमें लिंक में भी डाल दी है, तो ये इसको भी देख लें। स्टाइपेंडियम हिंगरी वाली या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में भी डाल देंगे। वैसे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है। वंस यू आर ऑन दिस ट्रैक, तो फिर आपके पास जब आप इस रास्ते पे चल पड़ते हो ना, फिर बहुत सारे खुद ही सबक बनते जाते हैं। और देन यू, जब आपका फोकस इस चीज़ पे होता है, फिर आप खुद ही एक्सप्लोर करते रहते हो। और आखिरी थिंग जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस जर्नी व्हेन आई वाज इन बैचलर्स, और जब मैं अपने फाइनल ईयर में था। एंड देन आई अप्लाइड टू मल्टीपल प्रोग्राम्स और स्ट्रेट अवे रिजेक्शंस आई, डिस्पाइट मुझे ये लगता है कि मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट देन आई स्टार्ट डूइंग जॉब, और फिर मैं जॉब भी करता रहा और उसके साथ भी अप्लाई करता रहा। एंड देन देयर वर रिजेक्शंस, और फिर उसके बाद मुझे फाइनली आई गॉट दिस, एंड आई बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट वन। अगर मुझे पहले मिल जाता
तो दैट वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज्ड वन। तो इस वजह से जस्ट बिलीव दैट आप अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ प्लान बी भी रखें। जस्ट डोंट सिंपली रिलाई ऑन दिस, आप इस पे सिर्फ नहीं रह सकते। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यार आपने अप्लाई का कंसिस्टेंसी के साथ करता रहना। जस्ट मेक योर सेल्फ ये नहीं अपने आप को ये यकीन भी दिलाते रहे कि यार हाँ सूनर लेटर वट एवर इज़ बेस्ट फॉर मी आई विल गेट इट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे नहीं है, हाँ ये डिपेंड करता है कई लोगों की किस्मत है। कुछ लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं उनको फर्स्ट टाइम मिल जाता है, कई लोग 3-4 साल अप्लाई करते रहते हैं फिर उनको मिलता है। बट इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग देन सूनर लेटर यू विल गेट इट। तो ये काइंड ऑफ एडवाइस थी सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो बस मेरा तो होगा ही होगा, कोई चीज़ मेरा एडमिशन होने से रोक नहीं सकती। बट वो फिर नहीं होता, फिर वो डिसहार्ट हो जाता है। बट ये काइंड ऑफ एक बड़ी लंबी जर्नी है, तो इसमें आपको अप्लाई करते रहना चाहिए। तो बस आई थिंक सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का और क्वेश्चन नहीं है देन वी कैन सम रैप इट अप। और अगर जहन में आपने कुछ कहना है तो यू आर मोर देन वेलकम। किसी का भी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी शुड कंक्लूड इट। तो थैंक यू सो मच हरीश, आपके टाइम, एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए। वी truly appreciate your efforts, or on behalf of everyone here in the meeting, we wish you all the best for your future. Thank you so much. थैंक यू यार। तो फिर बाकी जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना हो यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज ऑन लिंक्डइन, फिर वहाँ से बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।